प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज अपन टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज अपन रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक गुणधर्म बोले तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। शुरू अपन ने कहाँ से किया है, दोनों के अंतर देख लिए सीधा ही किसके, भौतिक गुणधर्मों में अंतर की फॉर्म में ही पढ़ लिया, अलग अलग टॉपिक नहीं बनाया। लेकिन अब अपने को अलग टॉपिक बनाने की जरूरत है। उसका कारण ये है, धातुओं के हम खूब सारे रासायनिक गुणधर्म देखेंगे जबकि अधातुओं के एक दो ही देखेंगे, बात खत्म। तो धातुओं का टॉपिक अपना थोड़ा लंबा चलने वाला है। अब मैं आपको पहले फिर एक बार चीज बताता हूं कि ये हम क्यों कर रहे हैं। तो यहां पे मैंने क्या किया है, पहले ही एक सक्रियता श्रेणी बना दी है। आप सभी को ध्यान ही होगा, सक्रियता श्रेणी का मतलब है कि कौन कितना एक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं इसको अपन, कि ये धातुएं इस तरह से जमी हुई है इस श्रेणी में कि सबसे ऊपर वाली जो धातु है ना, वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, सबसे जल्दी अभिक्रिया कर लेती है। फिर उससे नीचे वाली उससे कम, उससे नीचे वाली उससे कम, उससे नीचे वाली उससे कम। तो ये हमने व्यवस्था की है। लेकिन ये हमें कैसे पता चला? अब एक बार के लिए आप मान जाओ, ऐसा मान लो कि इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है और हम जो भी काम कर रहे हैं ना, उससे हमें इसके बारे में पता चलेगा। भाई, धातु और अधातु का जो वर्गीकरण है वो हम कर ही क्यों रहे हैं, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि हमें यह पता चल जाए कि किन किन पदार्थों, किन किन तत्वों के जो गुणधर्म हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है। उन सबको हम एक ग्रुप में रख देंगे, जिसके अलग सेम है उसको दूसरे ग्रुप में रख देंगे। ये हमारा मेन गोल है ये सब करने का। तो यहां देखो, सबसे पहला गुणधर्म अपन देख रहे हैं कि भाई धातुएं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं। मतलब अगर सबसे सिंपल तो क्या है, आप अगर जला के देखो तो क्या होगा। कोई भी धातु लिया आपने, जैसे अपने को किताब में देखो कौन सी धातुओं के साथ एक्सपेरिमेंट करने को बोला है, मैं आपको वो बताता हूं। हमें कहा है यहां पर कि आप क्या करो, कुछ एक धातुएं जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम, ये कह रहा है इकट्ठी करो और फिर उनके साथ में ये एक्सपेरिमेंट करो, मतलब उनको जला करके देखो। तो देखो, मैं आपको सीधा ही रिजल्ट बता रहा हूं, होगा क्या कि ये ऐसी अभिक्रिया करके संगत धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके संगत धातु ऑक्साइड, मतलब उस मेटल का या उस धातु का ऑक्साइड बनाती है। संगत का मतलब यहां पर यही है। जैसे अब देखो, मैं करके नहीं दिखा रहा हूं आपको ये चीज, क्यों? क्योंकि मैंने आपको मैग्नीशियम रिबन जलाया था अपन ने पहले चैप्टर में, याद हो तो वो मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है और वो जल रही है, दिख रहा है आपको सामने। उसके अलावा थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं आपको बता ही दूंगा। तो पहली चीज आपको अपनी खोपड़ी में क्या डालनी है कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। क्लियर हुई बात? अब फिर एक बात यह है कि ये एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सब धातुएं ऐसा करेंगी ही करेंगी। वो बात मैं आगे धीरे धीरे आके क्लियर करूंगा आपको, ठीक है? अभी कह रहे हैं हम लगभग जो सभी धातुएं हैं वो ऐसा करती हैं, जरूरी नहीं कि सारी करें, ये ध्यान रखना। तो यहां देखो एग्जाम्पल देखें अगर अपन, तो जैसे अपनी किताब में अपने को दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक मान लो अपने को दे रखा है एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम की अभिक्रिया आप करा रहे हो ऑक्सीजन से। ये धातु है, सॉलिड है, ये गैस है, अभिक्रिया होगी, क्या बनेगा हमारे पास में? एक ही चीज बनेगी, धातु ऑक्साइड, तो ये बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखो, मैंने ना 2 लगाया ना 3 लगाया इस फॉर्मूले में, कैसे लगाएंगे वो देखो। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है? 3 है, 13 नंबर पे आता है, तो 2, 8 और 3 हो जाएगी। ऑक्सीजन की संयोजकता यहां पर कितनी है? 2 है हमारे पास में, तो ये यूं लिखा जाएगा Al2O3। सूत्र क्या बनेगा? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और यहाँ पे बैलेंसिंग भी करनी पड़ेगी अपने को, तो यहाँ पे देखें तो अपन 2 लग जाएगा और यहाँ पे क्योंकि 3 है लेकिन यहाँ तो 2 ही है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर जैसे मान लो मैं यहाँ 3 लगा दूं तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो उस केस में मेरे को यहाँ 2 लगाना पड़ जाएगा ताकि ये पूरा 6 हो और ये एल्यूमिनियम फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा, ये 4 हो जाएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ फिर 2 से काम नहीं चलेगा, मेरे को 4 लगाना पड़ेगा। तो ये संतुलित हो गई हमारी अभिक्रिया। अब देखो, ये नंबर ना कभी चेंज भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं 3 का डबल कर दूं 6 कर दूं, यहाँ पे मैं 4 का डबल 8 कर दूं, यहाँ पे 2 का डबल 4 कर दूं, तो भी सेम ही रहेगा, उससे मतलब नहीं बदलता। अब समझो, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया हमारे पास में। एक और एग्जाम्पल हमें दे रखा है किताब में कॉपर का। कॉपर बोले तो तांबा। कोई भी तार होता है, वो करते हैं ना, कबड्डी वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, तार खरीदते हैं बहुत सारे, फिर उन सारे पुराने तारों को
जला देते हैं। और जलाते तो क्या होता है, ऊपर का जो रबड़ रबड़ होता है वो तो जल जाता है, इंसुलेशन जो होता है ऊपर का वो जलता है, तो काला काला धुआं नहीं निकलता, और अंदर से उनको फिर तांबा मिल जाता है। अब वो उस तांबे को क्या करते हैं, उस तांबे को वो आगे भेज देते हैं वापस से उसको रिसाइकिल करने के लिए, धातु है ना, वापस काम में आ जाएगी ऐसा। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि उन तांबे के तारों पे या जो बाकी ऐसे तार होते हैं उन पे वो जो ऊपर इंसुलेशन होता है ना, वो किनका बना हुआ होगा, वो अधातु का बना हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो विद्युत धारा का चालन नहीं करते, तो हम बचे रहते हैं ना उससे। रबड़ हो गया या ऐसी अगर कोई चीज़ है, प्लास्टिक हो गया, तो उसमें अधातु वाली चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर कॉपर की अभिक्रिया देखो ऑक्सीजन से कर रहे हैं फिर अपन, तो अपने को क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। तो कॉपर ऑक्साइड का तो फॉर्मूला सिंपल है, CuO होता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, और फिर कॉपर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 आपको लगाना पड़ेगा। अब समझना, हमने जो वो अभिक्रिया की थी मैग्नीशियम वाली, तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद पाउडर बचा था अपने पास, नीचे जलाया था जब मैग्नीशियम के रिबन को। तो जैसे यहाँ पे भी कर सकते हो, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से कराओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख सकते हो, फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं अपन। वो जो सफ़ेद सफ़ेद पाउडर है ना, उसकी प्रकृति कैसी होगी पता है क्या आपको, उसकी प्रकृति कैसी होगी? तो आप सबको पता है दरअसल, ये आप पढ़ भी चुके हो। अपन पिछले चैप्टर में 2 नंबर वाले चैप्टर में अम्ल क्षार लवण में एसिड बेसिस में क्या पढ़े थे, धातु ऑक्साइड किससे अभिक्रिया करते हैं, अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। धातु ऑक्साइड किससे अभिक्रिया कर रहे थे, अम्ल से। क्यों कर रहे थे, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी जो प्रकृति है ना, इन धातु ऑक्साइडों की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, क्षारकीय प्रकृति होती है। देख लो, ये पॉइंट हमें समझना है यहाँ पे। धातु ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। बेस है ना, क्षार है ना, तो क्षार किससे अभिक्रिया करता है, क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है। और वैसे तो ये जो बात है ये हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं, हम 2nd चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ इस चैप्टर में अपने को इसका एग्जाम्पल नहीं दे रखा। लेकिन आप चाहो तो याद कर सकते हो कि ऐसा एग्जाम्पल कौन सा था जहाँ पे कोई धातु ऑक्साइड अपन ने लिया हो। जैसे मान लो हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया हो, या मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया हो, सोडियम ऑक्साइड लिया हो, उसकी अभिक्रिया हमने कराई हो किससे, किससे कराई हो, अम्ल से अभिक्रिया कराई हो। और अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो ये वहां पे है, इसलिए यहां नहीं पढ़ रहे। फिर उसके बाद हमारे पास अगली बात आ जाती है यहां पर कि भैया कुछ एक ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं जो अजीब बर्ताव करते हैं। अजीब बर्ताव मतलब कैसे, वो अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेते हैं और क्षार से भी अभिक्रिया कर लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, इसके ऊपर तो आप 2-3 स्टार बना लेना, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन सीधा 1-1.5 नंबर का, कि ऐसे धातु ऑक्साइड, क्या ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड, या इंग्लिश में इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इनको अपन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ध्यान रखना, सीधा पूछता है एग्जाम में, उभयधर्मी ऑक्साइड से क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है, इसका उदाहरण दीजिए। तो देखो कौन सा है ऐसा, तो हमारे पास किताब में हमें 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं उभयधर्मी ऑक्साइड के, वो हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हमें उदाहरण भी दे रखा है, समझना कैसे। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमने देखा ऊपर क्या बन रहा है, Al2O3। तो Al2O3 पहली बार तो अपन क्या देख रहे हैं कि यार HCl से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, और क्या देता है हमें, लवण और जल देता है। तो जल तो निकालना ही है आपको बाहर, तो पहले लो यहाँ पे H2 आप बाहर निकाल दो। अब लवण बनाना है आपको, तो लवण यहाँ पे किसका किसका बनेगा, देखो पहला है Al, किससे जुड़ेगा यहाँ पे जाकर के, Cl से। तो ये चीज क्या बनेगी हमारे पास में, AlCl क्या बनेगी बताओ, AlCl3 बनेगी। समझ में आ रही बात, AlCl3 कैसे बना ये भी मैं आपको बताते ही चल रहा हूँ साथ साथ में। एल्यूमिनियम का फिर देखोगे आप तो संयोजकता 3 है, क्लोरीन की देखोगे तो 1 है, तो ये इस तरह से लिखा जाता है Al1Cl3। नवी कक्षा वाली बात है ये वाली भी, AlCl3। अब सुनो, तो यहाँ पे एक तो ये उदाहरण हमने देखा, इसको भी अगर संतुलित आप करना चाहते हो तो देखो चलो, एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही है, यहाँ 2 लगा देते हैं मान लो, तो हमें क्या देखने को मिला, क्लोरीन 6 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ 6 लगा देते हैं, क्लोरीन 6 हो गया यहाँ पे। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही हैं, तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन है, तो वो बराबर हो गया। फिर इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि यार बात यही नहीं रुक रही, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ना यार, ये तो दोगलापंती कर रहा है दोगलापंती, दोनों 2 तरह का व्यवहार कर रहा है
ये किससे ज्यादा जाके रिएक्शन कर लेता है? क्षार से भी कर लेता है, NaOH से। अच्छा बोले तो क्या बनाता है ये? अब ये इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। तो पहले तो चलो पानी निकाल लेते हैं बाहर, आपकी चिंता बाहर करें, क्योंकि लवण और जल बनेगा तो पानी तो पहले बाहर निकाल दो जल को। लवण देखो क्या बनता है यहाँ पे, लवण इंटरेस्टिंग है। लवण बनता है यहाँ पे सोडियम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सोडियम एल्यूमिनेट। इसका नाम मैं जरूर लिख देता हूं। अब बस इस अभिक्रिया को संतुलित भी करी दो साथ ही साथ में। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे यहाँ एक है, यहाँ दो है, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। सोडियम यहाँ 2 हो गए, यहाँ तो एक ही है, यहाँ 2 लगाओ। फिर ऑक्सीजन गिन के देख लो, यहाँ 3 और 2 5 हो रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास में हो रहे हैं 4 और 1 5। सही बात है। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो 2 हाइड्रोजन है, वहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, सब संतुलित हो गया है। तो यहाँ तक आप अगर समझ में आ गया है आपको तो लिखो, फिर मैं मिटा करके आगे बढ़ते हैं। अब जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट वैसे तो फर्स्ट पॉइंट में ही है, लेकिन मैं इसको जानबूझ के अलग से लिख रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे। क्या पॉइंट है समझना भाई। अपन ने पहले एक बेसिक बात तो याद कर ली, रिवाइज कर लो मन में, कि धातुएं जो हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, पहली बात। फिर हमने देखा था उसी में कि भैया जो कुछ एक धातुएं ऐसी होती है अलग से, जो धातु ऑक्साइड हैं वो अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं और क्षार से भी अभिक्रिया करते हैं, लवण और जल प्रदान करते हैं। और एसओ को हमने उभयधर्मी ऑक्साइड बोल दिया था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। यहाँ थोड़ा सीन अलग है। क्या कह रहा है? अधिकांश जो धातु ऑक्साइड होते हैं ना, ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं वो जो हैं जल में विलनशील नहीं होते, जल में नहीं घुलते। लेकिन कुछ एक जो है ना वो पानी में घुल करके क्षार देते हैं। हमने एक बात समझी थी, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उनको क्षार बोलते हैं। फर्क था ना क्षारक में और क्षार में, आपको याद हो तो। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं बेस और एल्कलाई, तो ये एल्कलाई की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसको मैंने जानबूझ के सेकंड पॉइंट बना दिया, देखो। और उसका एग्जांपल क्या दे रखा है हमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। देखो कैसे, जैसे मान लो आपने सोडियम लिया, सोडियम का टुकड़ा, और इसकी अभिक्रिया आप करा रहे हो किससे? ऑक्सीजन से करा रहे हो। तो क्या बनता है हमारे पास में? सोडियम ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि हमने पहला नियम पढ़ ही लिया था। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? Na2O होगा। क्यों होगा? सोडियम की संयोजकता 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, Na2O। अब इसको फर्दर जैसे ही आगे पानी में ही रखोगे, अगर आप Na2O अगर इसको पानी में डाल दिया जाता है मान लो, तो क्या आएगा? H2O आएगा इसके सामने। तो देखो क्या होगा, ये बनाएगा हमारे पास में NaOH। और यही सेम चीज जो है ये होगी हमारे किसके साथ में? पोटेशियम के साथ में। तो ये तो था पहला, मान लो उदाहरण लिया अपन ने। दूसरे अगर उदाहरण की बात करें तो अपन यहाँ पर ये क्या है? पोटेशियम ऑक्साइड। तो पोटेशियम ऑक्साइड बना कैसे? के को जोड़ा आपने ऑक्सीजन से, क्या बना? KO, पोटेशियम ऑक्साइड। तो K2O इसका भी फॉर्मूला होता है हमारे पास में। सेम चीज यहाँ पर भी होगी। इसको जैसे ही आप क्या करोगे? K2O को अभिक्रिया कराओगे पानी से, लिक्विड से, तो हमारे को यहाँ क्या देखने को मिलेगा? KOH बन जाएगा। अब अगर संतुलित करने का देख लें पहले इन अभिक्रियाओं को, यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे तो ये 2 लग जाएगा। हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 ही हैं। सेम अगर यहाँ पर भी देखें तो हाइड्रोजन 2 है, पोटेशियम भी 2 है, तो यहाँ 2 लगा दिया अपन ने, ऑक्सीजन 2 हो ही गया, हो गई संतुलित हमारी जो है अभिक्रिया समीकरण वाली। और इसके बाद में बाकी हमें जैसे वैसे लिख रखा है कि ये जो चीज़ें मिलेंगी हमें यहाँ पे एक्वस मिलेंगी। ये तो आप भी समझते ही हो, क्योंकि यार जल में घुली हुई है बोल ही रहे हैं जब अपन, तो वो तो एक्वस ही होगी ना। और ये जो हमने ऑक्साइड इनके लिए थे ना, ये वाले, ये हमारे सॉलिड है और ये हमारे सॉलिड है। और यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करोगे तो सोडियम भी सॉलिड होता है, पोटेशियम भी सॉलिड होता है। यहाँ पे आपको एक चीज का और आंसर मिलेगा ऑक्साइड वाली बात से। समझना, यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज को, कि है ना सोडियम, मैंने आपको कल बोला था कि सोडियम जो है और जो पोटेशियम है वो इतनी चमकदार तो नहीं होती, किसके? सोने के जैसी, चांदी के जैसी धातुएं हैं, लेकिन सारे के सारे। तो इसका आंसर देखो ऐसा क्यों होता है। सोडियम चमकदार होती है दरअसल। जैसे सोडियम का टुकड़ा आप बाहर निकालते हो ना हवा में, तो क्या होता है कि जैसे ही काटते हैं उस सोडियम के टुकड़े को अपन, तो वो जो भी सतह होती है ना, वो ऑक्सीजन जो है ना चारों तरफ उससे अभिक्रिया कर लेती है और वो सोडियम ऑक्साइड की परत बन जाती है उसके ऊपर, और उसका कलर जो है फीका पड़ जाता है, चमकदार होती है, लेकिन ऑक्सीजन से इतनी जल्दी अभिक्रिया कर लेती है कि बस पूछो ही मत। और ये तो छोड़ो,
पानी में डालती तो भ्रूम करके अभिक्रिया कर लेती है, आग लग जाती है। खैर वो वाला अपन आगे पढ़ेंगे। अभी हम इस टॉपिक पर आ रहे हैं वापस से घूम फिर करके। अब समझना ये चीज क्या है यहां पर इन अभिक्रियाओं में हम क्या नोटिस करते हैं, हमें क्या क्या किताब में लेने को कहा था, बोला एल्यूमिनियम ले लो, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, तांबा ले लो, लोहा ले लो। इन सब की क्या करा के देखो अभिक्रिया, आप ऑक्सीजन से करा करके देखो आपको क्या देखने को मिलता है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, मतलब अगर आप लेबोरेटरी में करोगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको, वो सुनो। सबसे तेज अभिक्रिया करती हैं सोडियम और पोटेशियम, दोनों धातुएं जो हैं सबसे जल्दी रिएक्शन करती हैं, बाहर रखते ही तो ऑक्सीजन से जुड़ करके धातु ऑक्साइड बना देती हैं बहुत जल्दी। फिर उसके बाद क्या होता है, बाकी धातुएं, जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो पहले पार्ट में एक प्रश्न था आपको अगर याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में, कि हमें मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेतमाल से रगड़ करके साफ क्यों करना पड़ता है। तो इसका आंसर ये है कि वो जो मैग्नीशियम रिबन है उसने ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या किया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की अपने ऊपर परत जमा ली है धीरे धीरे। लेकिन ये जो अभिक्रिया है ये काफी धीरे होती है, जैसे पोटेशियम और सोडियम में तो बहुत तेज हो रही थी अभिक्रिया, लेकिन मैग्नीशियम की ये अभिक्रिया काफी धीरे होती है। और अगर हम मैग्नीशियम की रिबन को आग में पकड़ लें तो हमने देखा था कैसी अभिक्रिया होती है, आग लग जाती है, बहुत ब्राइट कलर की ज्वाला उसमें से निकलती है, आग निकलती है, ये हमें पता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे मान लो एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम के साथ भी क्या होगा, उसकी भी अभिक्रिया एल्यूमिनियम की होगी, लेकिन उसका जो कलर है वो चेंज होने लग जाएगा, डार्क कलर होने लग जाएगा, काला कलर, उसकी चमक जो है गायब होने लग जाएगी और उसके ऊपर भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत आ जाएगी। और ये अभिक्रिया भी बहुत तेज नहीं होती, थोड़ी धीमी गति से होती है, दर इसकी कम होती है। फिर इसके बाद अगर बात करें कॉपर की, तांबे की, तो तांबे की तो आप सबको पता है, मैंने बोला ही था आपको कि हमारे आसपास में अगर ऐसे कोई कबाड़ी वाले हैं या जिनको रिसाइकलर्स कह सकते हो आप, वो जलाते हैं तार को, हालांकि उस रबड़ को नहीं जलाना चाहिए, उससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। तो उनको क्या, अंदर का जो तांबा होता है वो कैसा हो जाता है, काला हो जाता है, कॉपर जो होता है वो काला हो जाता है। तो कॉपर को अगर टुकड़े को आप अगर आग पर पकड़ोगे, तेज आग पर, तो क्या होगा, उसकी भी चमक चली जाएगी और काले कलर की परत चढ़ जाएगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड की परत। अगर लोहे की बात करें तो लोहा भी अगर आप देखोगे कि अगर बहुत तेज आग पे पकड़ोगे, आपने किसी अपने जो लोहार हैं जो आयरन स्मिथ हैं उनके पास देखा होगा, वो भट्टी में उसको गर्म करते हैं लोहा, तो लाल तप जाता है एकदम। तो ये देखने को मिलता है कि कलर चेंज हो रहा है उसका। और उसके अलावा अगर हम क्या करें, मान लो उसी को जैसे बुरादा ले लें और उसको ओम क्लीम फट स्वाहा करके आग में डालें, लोहे का चूरा ले लें अगर हम, आयरन फाइलिंग्स जिनको बोलते हैं ना, चूर्ण लोहे का, तो वो भूम करके ऐसे फूम करके जल जाता है। पिक्चर में दिखाते हैं ना, वो यूज कर सकते हैं, वो बम बनाने में भी यूज में आता है लोहे का चूरा, ऐसा मेरे को बोला था किसी ने, मैंने तो नहीं किया वैसे। तो उस वक्त क्या हो रहा है समझना कि लोहा भी रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है और ऑक्सीजन की परत उसके ऊपर चढ़ रही है, ऑक्साइड की, मेटल ऑक्साइड की। लेकिन जब उसको चूरे के रूप में हम ले रहे हैं ना, तो क्योंकि सतही क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है तो वो फट करके जल जाता है। तो अब समझो हमें एक बात क्या देखने को मिली इस सारे प्रोसेस से, कि यार पोटेशियम और सोडियम जो है वो बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेती। फिर उससे स्लो अभिक्रिया हमने देखा कि कौन कर रहा है, हमारे पास में कैल्शियम की हमने बात नहीं की, उसके अलावा अगर हम देखें तो मैग्नीशियम। फिर लगभग उतनी तेजी से अभिक्रिया एल्यूमिनियम कर लेता है, और उससे स्लो जो है अभिक्रिया हमारे पास में Fe करता है। और अगर हम बात करें सोने और चांदी की, तो सोना और चांदी तो नहीं के बराबर ही करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा गर्म कर दो उनको, बहुत ज्यादा तापमान पे गर्म कर दो, तब जाके शायद कुछ संभावना है कि वो ऑक्सीजन से ऑक्साइड की परत बनाएंगे और उससे अभिक्रिया करेंगे, बाकी तो वो नहीं करते। तो सबसे नीचे फिर हमने किसको लिख दिया, मान लो सोने और चांदी को लिख दिया। तो ये हमारी क्या हो गई, धातुओं की एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि भैया जितना ये ऊपर वाला है ये सबसे अच्छा अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से, बाकी नीचे वाले कम 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 करते हैं। तो ऐसा कुछ हम बना पाए ना, लेकिन पूरा सटीक नहीं बना पाए, ये सक्रियता श्रेणी पूरी नहीं आई हमारे पास में, तो हम उसकी व्यवस्था करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट्स करने की बात कर रहे हैं। तो आज के जो वीडियो है इसको मैं यहीं पर मेरे प्यारे साथियों विराम दे रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में आई होप थोड़ा लंबा करेंगे वीडियो को और ज़्यादा पढ़ेंगे। आज आप भी थोड़ा आराम करो, रोज़ पढ़ते हो, कितना पढ़ोगे। चलो, वैसे बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, बिल्कुल मेरी बात को बिल्कुल भी ऐसी बात को सीरियसली मत लेना, जो पढ़ चुके हैं उसे रिवाइज करो। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।